सरकार में कई दिनों तक इंतजार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और 28 मंत्रियों को उनके विभाग अब सौंप दिए गए हैं। यह ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के अलावा जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हो, वो भी सीएम के पास ही रहेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात की जाए तो जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्यिक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंप दिया गया है। तो देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ था, लेकिन उसके बाद विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा था, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव दिल्ली के दौरे कर रहे थे और चर्चा लगातार इसको लेकर चल रही थी कि आखिर विभाग किसको कौन सा दिया जाए, कौन सी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। और उसको लेकर बीते दिन तस्वीर साफ हुई, जिसमें नामों के साथ साथ विभागों का ऐलान किया गया कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। खास तौर पर देखिए, वरिष्ठों के नाम की बात की जाए, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इनको लेकर भी खूब चर्चा चली कि इनको कौन से विभाग सौंपे जाएंगे। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए, जिसमें 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 18 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री थे और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा थी उस पर विराम लगा। विभागों का बंटवारा यहां पर कर दिया गया है। तो देखिए, सीएम के पास सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा गृह विभाग भी रहेगा और दोनों ही डिप्टी सीएम की बात की जाए तो इनको भी विभाग सौंप दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, अगर हम राजेंद्र शुक्ल की बात करें जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, इनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें तो देखिए, कई विभाग इन्होंने अपने पास रखे हैं। कुछ विभाग ऐसे जो किसी को सौंपे नहीं गए हैं, वो विभाग भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तो देखिए, गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, जेल, औद्योगिक नीति निवेश के अलावा नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा संसाधन, प्रवासी भारतीय और ऐसे विभाग जो किसी को नहीं सौंपे गए, वो सभी विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रखे हैं। तो देखिए, मंत्रियों को विभाग यहां पर मिल चुके हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अरुण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देश निमाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जबलपुर से भी वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लंबा इंतजार करना पड़ा पहले मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर भी हमने देखा कि महामंथन किया गया और उसके बाद ये तस्वीर साफ होती है कि विभागों का बंटवारा हो गया है। आखिर वजह क्या रही थी इतनी पीछे? उसके बाद हमने देखा कि अब विभाग जो है सभी को सौंप दिए गए हैं। देखिए, आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा और एक अखबार ने लिखा कि शहर का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को और गांव का जिम्मा प्रहलाद पटेल को। मैंने इन दोनों नामों का जिक्र इसलिए किया ऋतु, क्योंकि इन दोनों नामों पर ही सबसे ज्यादा नजर थी। कोई कह रहा था इनको गृह मंत्रालय मिलेगा, कोई कुछ, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है। देखिए, पहले तो बीजेपी ने सत्ता में लौटी, उसके बाद मुख्यमंत्री के चयन में वक्त लगा, बहुत चौंकाने वाला नाम था। उसके बाद कैबिनेट के गठन में बहुत वक्त लगा और उसमें मुख्यमंत्री को 3 बार दिल्ली का दौरा करना पड़ा और फिर विभागों के बंटवारे के लिए भी दिल्ली का दौरा करना पड़ा। तो बहरहाल इसे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता की कमान है, भले ही एक मुख्यमंत्री के हाथ में हो, लेकिन कई सारे ऐसे फैसले हैं जो शायद वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। उनकी राय मायने रखती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है और उस पर मुहर लगानी पड़ती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि पिछले 30 सालों में आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और गृह मंत्रालय ही नहीं, 9 विभाग उनके पास है लगभग। और जैसा आपने कई दफे दोहराया कि जो भी और विभाग किसी को आवंटित नहीं हुए हों, तो 9 विभागों के अलावा वो विभाग जो और किसी को आवंटित नहीं हुए, तो मोटा मोटी 9 विभाग उनके पास हैं।
कुछ मंत्रियों के विभाग वापस उनको मिल गए हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पहले भी उनके पास वित्त विभाग था, लगभग 76,000 करोड़ रुपए का वित्त विभाग उनके पास ही रहेगा। और उसके अलावा जो प्रद्युम्न तोमर पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, फिर से ऊर्जा मंत्री हैं। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री थे, फिर से उनके पास जल संसाधन विभाग ही है। ये दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास बताए जाते हैं। तो आप देखिए कि विभागों के बंटवारे में भी, जो हम पहले भी बात कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको एक व्यू रचना करनी है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्षेत्रवार, जो जातिवार कैसे अपना पूरा का पूरा एक सामंजस्य बिठाएं, जिससे 2024 लोकसभा भेजने में उनकी सहायता हो। तो कमोबेश इस पूरे मंत्रिमंडल गठन और उसके बाद विभागों के बंटवारे को भी आप इसी तौर पर देख सकती हैं ऋतु। बिल्कुल अनुराग जी, दोबारा आपके पास लौटूंगे। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, जैसा कि जिक्र हम कर रहे हैं, विभागों का बंटवारा हो गया है, इस विभागों के बंटवारे को आप कैसे देखते हैं, कितना संतुलित नजर आता है? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है, जिसके मुखिया वो खुद और उनके साथ अमित शाह जी, उनका कंट्रोल मध्य प्रदेश की सरकार पर स्पष्ट दिख रहा है। कल जिस तरह रात को विभाग बटे हैं, तो 4 वो लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, उनको बहुत अहम भूमिका दी गई है। जैसा अनुराग ने कहा, कैलाश को शहर, प्रहलाद को गांव, परिवहन जो है जहां से आमदनी होती है वो उदय प्रताप को दिया गया है, और जो सबसे बड़ा तीसरा विभाग जो है वो राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी दिया गया है। तो ये 4 लोग वहां से आए थे। 5वें नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के पास वो सब कुछ है जो सत्ता के संतुलन के लिए, सत्ता के केंद्रीकरण के लिए एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। चूंकि अलग अलग मंत्रियों के पास अगर ये विभाग जाते तो दिल्ली को परेशानी होती। अब अकेले मोहन यादव के पास वो चीजें हैं, होम है और जेल है, सारी चीजें वो डिपार्टमेंट है जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे अहम होते हैं। अब पूरी ताकत जो है राजेंद्र शुक्ल को हेल्थ पूरा दिया गया है। पहला अच्छा काम यह है कि एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन भी उसके साथ लगाई गई है, और फाइनेंस देवड़ा के पास था ही। लेकिन एक चीज आप देखिए, इस मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। उनके जो मंत्री थे, हालांकि 3 आए, चौथे ऐदल सिंह कंसाना भी उनके कोटे में माने गए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ पार्टी छोड़ी थी। बाद में वो उनके साथ आए, पहला चुनाव हार गए थे। इस बार कृषि मंत्रालय ऐदल सिंह कंसाना के पास है, बिजली मंत्रालय प्रद्युम्न तोमर के पास है, जल संसाधन तुलसी सिलावट के पास है, अकेले गोविंद राजपूत जो बहुत ज्यादा विवादित थे, और ये माना जा रहा था कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग को लेके पहले जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में शिकायत की गई थी, तो परिवहन आयुक्त को हटाया गया था, मंत्री से कुछ नहीं कहा गया था। इस बार 4 मंत्री सिंधिया के कोटे में आए, चारों के पास इंपॉर्टेंट, चूंकि परिवहन ले लिया तो आपूर्ति दे दी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि साफ और सरल शब्दों में कहें तो सत्ता के जो पूंजी का बंटवारा है वो अच्छे से हुआ है। सिंधिया जी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको पूरा उनका मान रखा गया है। एक और चीज है इस विभाग में, महिलाएं मंत्रिमंडल में, महिलाओं को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे लगता है एक निर्मला भूरिया को महिला बाल विकास दिया है। कृष्णा गौर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उनको पिछड़ा वर्ग, और जो दो महिलाएं राज्य मंत्री हैं उनको कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ लगाया गया है। जो चीज होनी चाहिए थी, महिलाओं को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, या महिलाओं के लिए जो 33% की बात कर रहे हैं आरक्षण की, वो जो बात करने वाले लोग अगर उनको 2 विभाग अच्छे से दे देते। लेकिन अब चूंकि फैसला दिल्ली का है, काम दिल्ली को कराना है, और शिवराज सिंह के लोगों को भी, जैसे विश्वास सारंग को पहले मंत्रिमंडल में लिया गया क्योंकि बहुत दावेदार थे, उसके बाद उन्हें सहकारिता और युवा व खेल विभाग दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले के मंत्रिमंडल के लोग जो दूसरे कोटे से थे, एक विश्वास सारंग ऐसे हैं जो सीधे शिवराज कोटे के हुआ करते थे, अब पता नहीं किस कोटे में है, लेकिन उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिली है। कुल मिला के पहली नजर में ये कहेंगे कि इस राज्य की सरकार के सूत्र दिल्ली के हाथ में है। और तो चलिए, विपक्ष भी ऐसे ही आरोप भी लगा रही थी जब मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही थी। दोबारा आपके पास लौटूंगे अरुण जी। देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी, जैसा कि अरुण जी भी कह रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो इसको खास तवज्जो दी गई है, खास इसमें ध्यान रखा गया है ताकि सिंधिया ना नाराज हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि अरुण जी, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें सिंधिया और ग्वालियर चंबल संभाग दोनों को ही बहुत निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो पहले ग्वालियर चंबल संभाग के पास गृह, सहकारिता, श्रम, ऊर्जा,
उद्यानिकी जैसे मंत्रालय थे, लेकिन अब ये घटके आप देखेंगे कि ऊर्जा और उद्यानिकी जैसे मंत्री रह गए हैं। जहां तक ऐदल सिंह कंसाना का मामला हम कृषि मंत्री की देखेंगे तो वो जो है सिंधिया, हाँ मैं कहना चाह रहा था कि सिंधिया के लिए भी एक तरह से सेटबैक ही है, क्योंकि पहले जो हमारे इनके पास श्रम मंत्रालय भी था, राजस्व मंत्रालय भी था, परिवहन मंत्रालय भी था और स्वास्थ्य मंत्रालय भी था। ये सारे मंत्रालय उनसे दूर हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री स्वयं भी इस विभाग से हटना चाहते थे क्योंकि बिजली के कारण समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं, लेकिन वो उनको हटाया नहीं गया। और इसके अलावा जैसे अब ऐदल सिंह कंसाना की बात करें तो मैं थोड़ा सा करेक्ट यहाँ करना चाहता हूं कि ऐदल सिंह कंसाना का सिंधिया से कोई सीधा अब सरोकार है ही नहीं। वो नरेंद्र सिंह तोमर के कोटे से हैं और उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, अब वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो मुरैना को एक कृषि मंत्री तो रहा ही है, चाहे वो ऐदल सिंह कंसाना के रूप में रहा हो। अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड में पहले सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब नवकरणीय ऊर्जा जैसा एक महत्वहीन मंत्रालय वहां दे दिया गया है। हाँ, ग्वालियर में हम जरूर ये बात करेंगे कि जो प्रद्युम्न सिंह सिंधिया जी के प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, उनको कम से कम ऊर्जा मंत्रालय तो वापस कर दिया गया, लेकिन नारायण सिंह जो पिछली सरकार में परिवहन और गृह के राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको बहुत ही मामूली सा जो विभाग है वो दिया गया, जो पहले राज्य मंत्री के पास ही रहा करता था, फूड प्रोसेसिंग और क्या नाम अपना ये उद्यानिकी। तो इस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में इस मंत्रिमंडल को लेके कोई खुशी उत्साह शेष नहीं बचा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग बहुत ही रसूख का विभाग मतलब इलाका माना जाता था। और सिंधिया के आने के बाद तो और भी लग रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग को खास तवज्जो मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे कि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर से एक भी मंत्री ही नहीं बना। मुरैना से जो एक ही मंत्री बना, भिंड से जो 2 मंत्री हुआ करते थे वहां से 1 मंत्री बना, दतिया इस बार खाली पड़ा हुआ है। और ग्वालियर से जो मंत्री बने भी उनमें कोई नयापन नहीं आया। ऊर्जा मंत्री रहे, भारत सिंह हार गए तो उनकी जगह राज्य मंत्री वाला काम कैबिनेट मंत्री को दे दिया गया। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर है। ग्वालियर चंबल संभाग का जो समीकरण है बड़े अच्छे से आपने बताया देव जी। संजीव जी का रुख कर लेते हैं, महाकौशल का भी समीकरण यहाँ पर समझ लेते हैं। संजीव जी, अगर महाकौशल की मैं बात करूं तो कितना प्रतिनिधित्व यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में विभाग में आप देखते हैं? देखिए, महाकौशल तो बहुत खुश है, क्योंकि पिछले शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में तो महाकौशल पूरी तरह से साफ था। अंतिम समय पे महाकौशल में कुछ मंत्री बनाए गए थे, लेकिन वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी क्योंकि समय नहीं था। तो इस बार तो महाकौशल के पास झोली भर के मिला है। जो चंबल में अभी देव भाई कह रहे थे कि वो वहां पे खुशी नहीं है, लेकिन महाकौशल में तो बहुत खुश है। क्योंकि एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रमुख विभाग है, जैसे प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास दिया गया है, लगभग 20-22 हजार करोड़ का ये विभाग है। राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और राकेश सिंह की इस काम में रुचि भी रही है। वो लगातार, जब वो केंद्र में सांसद थे तब भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते रहते थे। उसके बाद राव उदय प्रताप को जो विभाग दिया गया वो लगभग 30,000 करोड़ का विभाग है। तो जो प्रमुख विभाग हैं वो तो महाकौशल के झोली में आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ये तीनों मंत्री मिलकर, जो कि इनके पास विभाग भी बहुत अच्छे आए हैं, इनके पास बजट भी बहुत बढ़िया है, और इनके पास करने के लिए स्कोप भी है, क्योंकि महाकौशल सबसे पिछड़ा इलाका रहा है, चाहे वो ग्रामीण विकास की बात करें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो इस कारण से अब जैसे राव उदय प्रताप को स्कूली शिक्षा भी मिला है, तो स्कूलों की भी बड़ी दुर्दशा है इस महाकौशल में। तो अब ऐसा लगता है कि ये तीनों मंत्री जो तिकड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ये लगातार काम करके जानते हैं। प्रहलाद पटेल तो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, तो इनके पास मंत्रालय को चलाने का अनुभव है, और इनके पास बहुत बड़ा ग्रामीण विकास का मंत्रालय मिला है। तो निसंदेह ऐसा लगता है कि महाकौशल, और न सिर्फ महाकौशल बल्कि मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को इन तीनों के जो अनुभव है उसका फायदा मिलेगा। और महाकौशल वाले तो इस बात पे खुश है कि उन्हें 3 जो मंत्री मिले हैं वो बहुत हाई
वेटेज वाले मंत्री मिले हैं जिनका सीधा प्रधानमंत्री से संपर्क है, सीधा नड्डा जी से संपर्क है। तो महाकौशल में तो उम्मीद से ज्यादा मिला है और तीनों मंत्री जो है वो चूंकि सांसद रहे हैं तो केंद्र की योजनाएं लाने में भी इनको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो तो होती हैं, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब केंद्र सरकार से लाखों करोड़ का बजट मिलता है, तो वो भी अपने फायदा भी होगा क्षेत्र को। दोबारा आपके पास लौटूंगी संजीव जी, अनुराग जी का रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले से लेकर हम अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रही है एक एक रणनीति के तहत। अगर इस जैसे कि हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार भी जो हुआ उसमें क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को यहां पर साधा गया। विभागों के अगर बंटवारे की बात करूं तो इसको लेकर भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि बड़ा विभाग, छोटा विभाग, तो क्या विभाग भी इसी रणनीति के तहत जो है बांटे गए हैं? देखिए ऋतु, मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था, आपके सवाल भी सुन रहा था और कई बार मुझे हैरत होती है क्योंकि जब कोई मंत्री बनता है तो वो पूरे राज्य के लिए बनता है। ये ज़रूर है कि वो जिस इलाके से आता है वहाँ थोड़ी बहुत उनके समर्थकों में खुशी होती है, लेकिन हमारे पास कोई ये पैमाना नहीं होता मापने का कि इलाके का हर आदमी बहुत खुश है क्योंकि उस इलाके से एक फला मंत्री बन गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्या होता है, जैसे इंदर सिंह परमार, 2 विभाग ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो सीधे माने जाते हैं कि संघ की पसंद के व्यक्ति को ही मिलते हैं। एक चाहे स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हो। तो जो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा पिछली सरकार में संभाल रहे थे डॉक्टर मोहन यादव, वो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यहाँ हमारे पत्रकार साथियों के बीच एक बड़ा मजेदार पोस्ट चल रहा है कि इंदर सिंह परमार स्कूली शिक्षा प्राप्त करके अब उच्च शिक्षा मंत्री बन गए हैं। पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन 2 दिनों पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। वहां उस वक्त स्कूल लगा हुआ था, पढ़ाई चल रही थी। 2 बच्चे और उनकी शिक्षिका घायल हो गए, कुछ और बच्चों को चोट आई, मामूली चोट ही आई। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि फरवरी में मध्य प्रदेश के 7,000 स्कूलों को सुधारने के लिए, उनकी बिल्डिंग को मरम्मत के लिए, रंग रोगन के लिए 143 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। अगस्त आते आते उस पूरे बजट को निरस्त कर दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया कि बजट निरस्त क्यों किया गया है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि कई सारे विभागों को ये मौखिक निर्देश थे कि आप केंद्र की किसी योजना के लिए पैसा न मांगे, क्योंकि ऐसा करने पर मैचिंग ग्रांट आपको पहले देना होगा, क्योंकि सरकार का सारा ध्यान लाडली बहना योजना पर था। कहने का मतलब यह है कि आप अपने मन में कुछ भी सोच लें कि वित्त मंत्रालय के पास 76,000 करोड़ रुपए का बजट है, स्कूली शिक्षा के पास फलां का बजट है, चिकित्सा शिक्षा के पास ढिमकाना का बजट है, लेकिन बजट है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और बगैर बजट के काम कैसे आगे बढ़ेगा? क्या उधार ले लेकर करेंगे या कोई नए उपाय लाएंगे? अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लंबे वक्त तक मैंने महाराष्ट्र में भी रिपोर्टिंग की है। जो पुणे और मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे बना था, उसको इसलिए ज्यादा जाना जाता है क्योंकि नितिन गडकरी जो भी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक नवाचार किया और जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को वो रोड देनी थी उससे कम में सरकार की एजेंसी ने उसको बनाया। तो अब ये समझना दिलचस्प होगा, इससे इनका आकलन नहीं होगा कि ये केंद्र के नजदीकी थे या फलां के नजदीकी थे या फलां इलाके के हैं। क्या कोई नवाचार ऐसा कर पाते हैं जिसकी वजह से योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके और उसमें पैसे कम लगे? इससे इन लोगों का आकलन होना चाहिए और इसी से शायद आगे आने वाले दिनों में इनका आकलन होगा भी। बहरहाल जैसे मैंने बताया कि अलग अलग महकमे चाहे जो भी मिल गए हों, बजट की हालत खस्ता है। राज्य पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम विभागों में जो मंत्री बनाए गए हैं वो योजनाओं को आगे कैसे ले जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री में 9 विभाग अपने पास रखे हुए हैं, तो उनसे जुड़े जो विभाग हैं उसमें काम कैसे होता है। क्योंकि पिछली सरकार में भी हमने देखा था महिला बाल विकास लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास था, लेकिन इतनी दुर्दशा थी, इतना कुपोषण था। NHFS 5 का जो अभी हालिया का सर्वे आया है उसमें वो बताता है कि जो मातृ मृत्यु दर है या पोषण का दर है वो कितना खराब है। तो इस पर भी ध्यान देना और इसका आकलन बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बजाय इसके कि कौन से किस इलाके से आता है और कौन से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। ये राजनीतिक दल के लिहाज से अहम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए उतने ज्यादा शायद नहीं। अनुराग जी, क्या ऐसा देखने को मिल सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीब करीब 9 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे, गृह विभाग भी अपने पास रखा है, तो शायद जो ज्यादा विभाग उनके पास है शायद इसमें से भी कुछ बंटवारा हो जाए, जो मंत्री हैं उनमें ये विभाग दे दिए जाएं? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री हो सकते हैं और अभी फिलहाल 28 मंत्री बन चुके हैं, 3 और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री 2 जो मिला के 31, तो 4 वैकेंसी तो फिलहाल है ही। तो ये बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में कि कुछ विभाग दूसरे मंत्रियों को जाएं या जो और मंत्री हैं उन पर बंटवारा हो जाए, लेकिन इसके लिए बेहतर पार्टी ही जवाब दे पाएगी।
बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी ही इसको लेकर बेहतर जवाब दे पाएगी क्योंकि 35 की जगह अभी 28 मंत्री ही मंत्रिमंडल में है। अरुण जी का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। अरुण जी, एक सवाल मेरा था कि जैसे कि विपक्ष ये आरोप लगा रही है जब मंत्रिमंडल विस्तार में जब देरी हो रही थी कि डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन इंजन जो है वो दिल्ली से ही चलता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार पूरी तरह से फैसले दिल्ली ने किए, चाहे मुख्यमंत्री का फैसला हो, वो दिल्ली से पर्ची आई, मंत्रिमंडल का फैसला, मंत्रिमंडल का चयन हो, मंत्रियों का चुनना हो, उनका विभाग वितरण हो, सारी चीजें जो हैं वो दिल्ली ने की हैं। और अभी जो अनुराग कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं और ये बात दोहराता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती मोहन सरकार के सामने ये जो डूब चुकी अर्थव्यवस्था, बजट से ज्यादा कर्ज है और उससे ज्यादा उम्मीदों का बोझ, लाडली बहना का बोझ जो है वो उसने कई विभागों का एकदम बंटाढार कर दिया है। उनके पास पैसे नहीं है, कई विभागों का बजट काट के दिया गया था। तो अब सबसे बड़ी चुनौती इस मंत्रिमंडल के सामने और उन दिग्गज 7 मंत्रियों के सामने वो है कि वो कैसे पटरी पर लाएंगे। भाई लाखों करोड़ जो है कर्जा, हर बार अभी भी कर्जा लेना पड़ेगा, तो ये बड़ी चुनौती है। और ये इसके लिए क्या करेंगे मोहन यादव, क्या करेंगे और क्या उनके मंत्री करेंगे, वो देखना होगा। सबसे बड़ी चुनौती सरकार को पटरी पर लाना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जाते जाते कई चुनौतियां विद इन द सिस्टम खड़ी कर गई है, बहुत ज्यादा। अब अनुराग जी ने कहा अभी महिला बाल विकास, माइनिंग, सब जगह एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हर जगह गड़बड़ी है। नर्सिंग घोटाला सीबीआई जांच कर रही है, व्यापम की चल ही रही है। ये बहुत बड़ी चुनौतियां 2003 से 2023 आया है, 20 साल में ऑलमोस्ट बीजेपी रही है। और ये बड़ी चुनौतियां आज मोहन यादव के कंधों पर हैं, उनकी टीम के कंधों पर हैं। और हम लोग तो ये मानते हैं कि खुद इन चुनौतियों को नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया है, इसीलिए इस तरह का उन्होंने मंत्रिमंडल गठित किया और मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। पर अब असली चुनौती 1 तारीख से शुरू होगी, कल के बाद देखना है कि ये क्या करते हैं। बिल्कुल, अब देव जी के पास चलते हैं। देव जी, बैठक होनी है नए साल में कैबिनेट की और जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि कर्ज जो है यहाँ पर सरकार ने ले रखा है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, चुनौतियां हैं, जाहिर सी बात है चुनौतियां आएंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा कि अभी अनुराग जी ने या अरुण जी ने बताया कि असली चुनौती तो नए साल की जो पहली किरण आएगी उसके साथ सरकार के सामने आने वाली है, जिसमें पहली कैबिनेट की बैठक भी होना है। क्योंकि हमें कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, और फिर लाडली बहना फिर 10 तारीख आ रही है। आपने देखा होगा पिछली बार पूरे मध्य प्रदेश में बोर्ड लगाए गए थे, उससे पहले भी लगाए गए थे। बहनों याद है ना, 10 तारीख आ रही है, तो अब फिर 10 तारीख आएगी और 10 तारीख के लिए फिर पैसा चाहिए। 10 तारीख आने के पहले सारे विभागों के पेमेंट रोक दिए जाते हैं, सैलरी तक रोक दी जाती है जो कंटिजेंसी पे काम कर रहे हैं, जो बाकी डिपार्टमेंटों पर काम कर रहे हैं। नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की, जिसका बजट अभी हमने गिनाया कि कैलाश विजयवर्गीय के पास कितना बजट है, उसकी हालत ये है कि ग्वालियर में मेयर के गाड़ी में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है और उन्होंने अपनी सरकारी कार वापस कर दी है। और तनख्वाह उन्होंने वापस करते समय ये कहा कि ये चूंकि तनख्वाह नहीं बच पा रही है कर्मचारियों की, तो उनके पैसे से हम डीजल डला के गाड़ी चलाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भले ही ये राजनीति है, लेकिन राजनीति के जरिए ये एक दृश्य भी है जो मध्य प्रदेश की नगर पालिका और जिन नगर के विकास का जो जिम्मा है उसको लेके बात करते हैं। अनुराग जी ने स्कूल की शिक्षा के लेके बात कही, तो असली चुनौती का सामना जो है इन मंत्रियों को अभी करना है अगले महीने से, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और इस बीच में उनको कुछ ना कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। उस हिसाब से काम भी यहाँ पर करना होगा। देव जी, इसी पर जल्दी से, समय कम है, संजीव जी का भी जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव जी। बिल्कुल, अब मोहन यादव के पास एक और बड़ी चुनौती है कि वो जो केंद्र के पास मध्य प्रदेश शासन के कुछ लंबित भुगतान हैं, जो जीएसटी का कुछ बाकी है, तो इस तरह से केंद्र के ऊपर अब अपना प्रभाव दिखाते हुए, चूंकि वो केंद्र के ही मंत्री हैं, बड़े इंजन के पास छोटे इंजन को जाना पड़ेगा ताकि लगातार मध्य प्रदेश को पैसा मिलता रहे केंद्र से, तो विकास कार्य और बाकी सब चीजें पूरी होंगी।
क्योंकि कर्ज अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लिया जा सकता है या मिलेगा। तो इसलिए अब हमारे मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा केंद्र से फंड ला सके, चाहे वो जीएसटी का बाकी हो या अन्य चीजों का जो बाकी होता है केंद्र का, प्रधानमंत्री आवास का है, और भी कई सारे फंड बाकी हैं। तो वो अगर आते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास और जो काम चल रहे हैं वो बहुत आसानी से चलते रहेंगे। और यदि केंद्र ने पैसे देने से कुछ भी रोक लगाई तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जो योजनाएं हैं वो तो चलती रहेंगी। विभागों का बंटवारा देखिए संजीव जी हो चुका है, अब सभी के सामने चुनौती भी है। हालांकि देखिए सभी की कोशिश यही होगी कि मध्य प्रदेश के विकास में यहाँ पर अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ